अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो द रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है साइफर केस के हवाले से कि चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त के हवाले से फैसला ये हुआ है कि 9 अक्टूबर को कोर्ट में ओपन कोर्ट में ये समाअत होगी। और महफूज फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर तो हसास मालूमात की निशानदही हो गई तो समाअत को इन कैमरा कर दिया जाएगा। अब इस फैसले के कॉन्स एंड प्रोज क्या होंगे? चेयरमैन पीटीआई की वकील नईम हैदर पंजौता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हमारा पैनल भी मौजूद है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हसन अयूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर पंजौता साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर बताइएगा सबसे पहले तो आम आदमी की आसानी के लिए कि ये जो साइफर केस है वो असल में है क्या, और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब पर इल्जामात क्या हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहली जो आपने बात की इस केस के हवाले से की डिटेल बताऊं। बेसिकली ये जो खान साहब के ऊपर इल्जामात हैं वो ये हैं कि एक तो साइफर जो है उसको जलसे के अंदर लहराया गया और दूसरा साइफर को जो है चोरी किया गया। तो बड़ी मैं वाज़ेह चीज बता दूं कि जो साइफर आया था कोड्स में वो शेयर नहीं किए गए बल्कि उसे डीक्लासिफाइड किया गया और डीक्लासिफाइड करके कौम को वजीर आजम जो है वो बता सकते हैं, वो उनके हल्फ में शामिल है। कोई ऐसा मामला जो इंटरेस्ट का हो, पब्लिक इंटरेस्ट का हो, कौम के लिए हो, जो बताना जरूरी हो तो वो बता सकते हैं। तो वो जस्ट बताई की बात, बाहर से धमकी मिली और उस सूरत में हुकूमत भी गिरा दी गई और साथ ही उस वजीर आजम को जेल में डाल दी गई। ये है केस। और चोरी के हवाले से जो इल्जाम है तो पीएम ऑफिस जो है वो कस्टोडियन होता है, ना कि उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स, उधर जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स या दीगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी निगरानी उन्होंने करनी है। दूसरी चीज, इस केस को इस तरह जल्दी से चलाया जा रहा है, इस तरह उजरत से चलाया जा रहा है, इतनी ज्यादा इसमें स्पीड दिखाई जा रही है। आपने देखा कि केसेस पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं और लोगों की जो है एक नस्ल तो खत्म हो जाती है और दूसरी नस्ल में भी वो केस प्रोसीजर के तहत प्रोसीजर के तहत तो फिर तो कोई इसमें मुजायका नहीं है, क्योंकि जाहिर है अदालत का अपना तरीकाकार भी होता है। तरीकाकार देखें बड़ा वाज़ेह है। पहली बात तो ये है कि हमने बेल नीचे फाइल की और उसके ऊपर 1 महीना जो है उसके करीब जाकर टाइम लगाया गया और आप देख लें कि पिछली 15 तारीख से खान साहब को गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले तो सीक्रेट तरीके से गिरफ्तारी डाली गई, दूसरे नंबर पर सीक्रेट तरीके से ही उनका जो है वो रिमांड जो है दिया गया। उन्हें ना पता है, हालांकि कानून में है कि उनको बताना जरूरी है और अरेस्ट कर भी बताना जरूरी है, वो दोनों चीजें नहीं की गई। अब तीसरी ये चीज कि हाई कोर्ट के अंदर जमानत लगाई जाती है तो अभी तक उसके ऊपर समाअत नहीं हो रही और फैसले होने की तरफ जो है ना वो केस चल पड़ा है। यानी कि चालान जमा हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपी और उसके बाद जो है फर्द जुर्म और फर्द जुर्म के बाद जो है एविडेंस करवा के तो शखाना की तरह चंद दिनों में सजा देकर ये बेसिकली चाहते हैं कि इलेक्शन से खान साहब जो है वो बाहर हो जाएं, आउट हो जाएं और उस वक्त तक जेल के अंदर हैं। तो प्रोग्राम जो इनका क्वेश्चन कर लूं से शाइस्ता, अगर आप इजाजत दें तो मैं नईम हैदर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। वो डिसाइड हो जाता है। अब बेल के लिए हमने दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसके अंदर ये डिसाइड हो रहा है जी कि ओपन ट्रायल होगा, ये न होगा, उसके ऊपर फैसला महफूज हो रहा है। हालांकि ये मामला इससे 1.5 हफ्ता पहले भी डिसाइड हो चुका है कि ओपन ट्रायल यानी कि जमानत की ओपन दरखास्त ओपन समाअत होगी। फिर प्रोसिक्यूशन को उसी ऑर्डर के अंदर ये कह दिया गया कि ये जो आप है वैसे तो ओपन होगी, अगर आप प्रोसिक्यूशन कोई दरखास्त देना चाहें कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी तो वो दे लें। तो लिहाजा हमने दरखास्त दे दी, अब उस पर फैसला महफूज हो गया। आज जब समाअत हुई है अडयाला जेल में तो वाज़ेह तौर पर हमने कहा कि वहां पर मामला 2 महीने से हमारी दरखास्त पेंडिंग है, जिसमें हमने ओपन ट्रायल और हमने ये इस्तदा की है कि जो नोटिफिकेशन किया गया कि अटक जेल में ट्रांसफर किया गया अदालत को, या जो अब अडयाला जेल में शिफ्ट है, जब वहां जाकर समाअत होती है कि उस नोटिफिकेशन को कलदम करार दिया जाए। नहीं हैदर साहब, मेरा हसन अयूब है, अगर आप इजाजत दें तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। चलान अहम है और सजा देना अहम। आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ मोहतरम, ये बताइएगा कि देखें नेशनल इंटरेस्ट होता है, वतन अजीज का एक मुफाद है। अगर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी का मुजाहरा उसको करना चाहिए, अगर वो नहीं करता और वो अमानत का अमीन नहीं रहता तो क्या उसको आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात यह है कि जो साइफर केस है ये बुनियादी तौर पर मुल्की जो एक राज है उसको अफशा करना है, जो कि कानून की निगाह में जुर्म है। क्या आप ये कहते हैं कि इसको जुर्म इसलिए ना कहा जाए क्योंकि करने वाले जो हैं वो मोहतरम इमरान खान साहब हैं? देखें, गुजारिश यह है कि जो आपने सवाल किया है कि
پرائم منسٹر کی جب وہ اوتھ لیتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ پبلک انٹرسٹ کا جو ملک کے لیے پیدا ہو اس نے بتانا ہے. دوسرے نمبر پر ایک سیکٹری جو ہے آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے کہ وہ ایک کوڈز میں یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس حکومت کو گرا دو, ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. اور یہ نیشنل سیکیورٹی کی جو 2 دفعہ میٹنگ ہوئی اس میں باقاعدہ طور پر یہ بات تسلیم کی گئی کہ یہ اس طرح سے وہاں پر کیسے کوئی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے, اور باقاعدہ طور پر اس پر ڈی مارچ کیا گیا. تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ سائفر آئے ہی نہیں, پھر یہ کہا گیا کہ آیا ہے جی یہ نہیں تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ بات یہ نہیں ہو رہی تھی, اور پھر یہ کہا گیا کہ جناب سائفر آیا اور انہوں نے گم کر دیا اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. ایک سٹیٹمنٹ تو آپ نے دیکھا کہ ہے نہیں. سر جرم ہے یا نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو جرم اس لیے نہ کہا جائے کیونکہ کرنے والے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب ہے؟ میں نے یہ سوال کیا آپ سے. سر میری بات سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوڈز شیئر نہیں ہوئے, کوڈز نہیں شیئر ہوئے, اسے ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا. کوڈز اگر ایسے شیئر کیے جاتے جو کہ کوڈز کی ایک پالیسی ہے اس کے اوپر اگر وہ ہوتا تب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ درج ہو سکتا تھا. اب اسے ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا اور کیونکہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر کے حکومت گرائی گئی تو اس کو بتانا ضروری تھا. وہ پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہے بتائیں کہ اس طرح سے ہماری حکومت گرائی گی, مداخلت کی ہوئی ہے, تو اس پہ کیا جرم ہے. اور یہ بات ہر جگہ پر ڈسکس ہو چکی ہے, نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے, پروگراموں میں اب کہہ رہے ہیں کہ ایسے یہ دھمکی ملی کہ اگر آپ اس کی حکومت نہیں گراؤ گے تو نتائج بھگتو گے. تو یہ بات ہو رہی ہے, اس کے اندر کوئی کوڈز کے حوالے سے کاروائی نہیں ہو رہی, اور نہ ہی کوڈز وہاں پر ضمانت کے دوران کوئی ان کے حوالے سے کوئی ٹرانسکرپٹ آیا ہو یا کوئی ایسی چیز آئی ہو. ویسے سب پوری دنیا میں جو کہ قومی راز بیچتے ہیں یا افشا کرتے ہیں. اچھا اس اگر ایک آخری کوشچن کر لوں کہ دیکھیں پوری دنیا میں جو قومی راز جو ہیں وہ افشا کرتے ہیں یا بیچتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا گردانا جاتا ہے؟ میرے بھائی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کوڈز نہیں شیئر کیے گئے, اس کو باقاعدہ طور پر آپ اس کیس کو چھوڑ دیں, ان کو گردانا کیا جاتا ہے؟ میں سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ اس کیس کو چھوڑ دیں, ان کو کیا گردانا جاتا ہے جو قومی راز بیچتے ہیں یا ان کو افشا کرتے ہیں, ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ میرے بھائی آپ بیسیکلی اس کو جوڑ تو چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ رہے نا, آپ سوال جو ہے وہ سیدھا کریں نا. آپ صرف اس بات کا جواب لینا چاہتے ہیں تو میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ جو قوم کے لیے جو ملک کے لیے انٹرسٹ میں ہو تو وہ شیئر کر سکتے ہیں, اور قانونی طور پر انہوں نے ڈی کلاسیفائڈ کر کے اس کا متن بتایا نا کہ کوڈ شیئر کیے.